नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन है पंजाब नेशनल बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के ऊपर, जिसका कि कल रिजल्ट आ चुका है तीनों पोस्टों के लिए, जो कि थी आपकी रिस्क मैनेजर, क्रेडिट मैनेजर और सीनियर मैनेजर ट्रेजरी के लिए। तो जितने भी लोग इस परीक्षा में, लिखित परीक्षा में सफल हुए हैं, सबसे पहले तो उन सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा भी इसमें रिटर्न क्लियर हुआ है। तो मैं इसमें बात करने जा रहा हूं बेसिकली इस सेशन के अंदर अपना क्रेडिट मैनेजर और रिस्क मैनेजर की प्रोफाइल के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिन्होंने भी अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है, जिनके पास अभी तक नॉलेज नहीं है, वैसे आई होप सो कि जितने भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने एग्जाम दिया होगा पीएनबी का, ऑलमोस्ट सबने देख लिया होगा। लेकिन अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पंजाब नेशनल बैंक के कैरियर्स वाले पेज पे जाके आप वेबसाइट के, और वहाँ पे अपना देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट डेटेड 12/6/2022, यानी कि 12 जून 2022 को जो इसका रिक्रूटमेंट हुआ था 145 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें, ये देखिए, ये जो मैंने चीज़ ली है, ये ली है जो मेल आया है, इंडिविजुअल लोगों के पास मेल पहुंचा होगा, और जिनके पास अगर नहीं पहुंचा है मेल तो वो होपफुली क्या कहते हैं एक आध दिन में पहुंच जाएगा, आज तक पहुंच सकता है उनके पास। तो ये चीज़ उसमें ऑलरेडी दी हुई है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि किसी भी रिक्रूटमेंट में ऐसा हो रहा है या हुआ है, जहाँ पे आपके पास मेल पहुंचा है और उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स, जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जैसे मेरा जो हुआ है पर्टिकुलरली मैनेजर क्रेडिट के लिए हुआ है, शॉर्ट लिस्टिंग जो हुई है, तो उसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने कि ये आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं बाय ईमेल। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है ऑल एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, जिसमें आपका आता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट फॉर ईच ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज, यानी कि जिन लोगों का ईयर वाइज कोर्स था, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 करके ग्रेजुएशन में, उनको ईयर वाइज अपनी मार्कशीट भेजनी है, नहीं तो सेमेस्टर वाइज अपनी जो जो सेमेस्टर्स होते हैं जिनके यहाँ या सेमेस्टर्स थे ग्रेजुएशन में, उनको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भेजनी है। या फिर कंसोलिडेटेड मार्कशीट, यानी कि आपकी फाइनल ईयर की या फाइनल सेम की मार्कशीट, क्योंकि उसमें आपका कंसोलिडेटेड स्कोर दिया होता है, जो कि आपका सारे ईयर्स का, जो आपके ग्रेजुएशन के ईयर्स है या जितने भी आपके सेमेस्टर्स हैं उन सबका टोटल दिया होता है। इसके अलावा फाइनल डिग्री, जो आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ तो दोनों की ही ज़रूरत पड़ेगी मोस्टली, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो आपको फाइनल डिग्री अगर आपके पास है वो भी भेजनी है। बात करूं मैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो इसको लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है। और इसमें आपका देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे आपका अगर मैं बात करूँ मैनेजर क्रेडिट और मैनेजर रिस्क की, तो यहाँ पे मैं आगे भी वो चीज़ लेके आया हुआ हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक के जो नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या दिया हुआ था, उसके हिसाब से क्या होता है। लेकिन पर्टिकुलरली जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन है उसका मतलब बनता है आपका कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका मांगा गया है या तो सीए, सीएफए इसकी आपकी डिग्री हो, या इसके अलावा अगर बात करी जाए यहाँ पे ये चीज़ एप्लीकेबल होती है जो एमबीए फिनेंस मांगा गया है मोस्टली जगह पे, कि अगर आपका एमबीए फिनेंस है पीजी में पोस्ट ग्रेजुएशन में तो वो होना चाहिए। तो वो आपका, कई लोगों का क्या होता है कि एमबीए की डिग्री पे ये नहीं लिखा होता है कि उन्होंने पर्टिकुलरली किस स्पेशलाइजेशन में अपना एमबीए करा है, उस पर केवल ये लिखा होता है डिग्री पे कि आपने एमबीए क्लियर कर लिया है। तो उनको अपने जो भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जहाँ से उन्होंने अपना एमबीए करा है, तो वहाँ से एक लेटर इशू करवाना है जिसपे ये लिखा हुआ होना चाहिए, जिसपे उनका नाम, उनका रोल नंबर और ये चीज़ लिखी हुई हो या मेंशन्ड हो कि जो उन्होंने कोर्स करा है एमबीए का उसमें उनका स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में था। या तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें फाइनेंस या दूसरा सब्जेक्ट हो। अदरवाइज अगर कहीं पे भी ऐसा है कि मेजर और माइनर वाला केस है, तो मेजर और माइनर वाले केस में हमेशा आपका जो मेजर है वो फाइनेंस होना चाहिए, माइनर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका माइनर में फाइनेंस है और अगर आपने ये फॉर्म फिल कर दिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ से आई होप सो आपको क्लेरिफिकेशन मिला होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ एमबीए फाइनेंस की, तो उसी में होना चाहिए। और आपको ये लेटर इशू करवाना है अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, जहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ हो कि आपने पर्टिकुलरली एमबीए फाइनेंस में जो है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा है। या फिर अगर जिसके पास सीए या सीएफए क्वालिफाइड है तो उनको वो चीज़ अपने डॉक्यूमेंट के रूप में सबमिट करनी है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एनी अदर सर्टिफिकेट कंफर्मिंग योर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड। अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोगों ने जेआईबी, सीएआईबी ये सब भी क्लियर करा हुआ होता है, या इसके अलावा काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि आईआईबीएफ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस या
NIBM के थ्रू इशू करे जाते हैं, या फिर मूडी एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट है, आपने कुछ क्वालिफाई करा हुआ है, या NISM के आपके कोई सर्टिफिकेशंस हैं जो आपने क्वालिफाई करे हुए हैं, तो वो भी आप अपने इस पर्टिकुलर अटैचमेंट के साथ भेज सकते हैं जब आप अपना मेल भेजेंगे। इसके अलावा लिखा हुआ है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन द रिलेवेंट फील्ड। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन है लोगों को, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आपका जितने भी लोग जो क्विट कर चुके हैं जॉब, तो उनके पास तो ऑब्वियस सी बात है कि वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, पर्टिकुलरली रिलेवेंट फील्ड का। रिलेवेंट फील्ड मतलब अगर आपने क्रेडिट के लिए भरा है तो क्रेडिट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क के लिए भरा है तो रिस्क के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक डिटेल में आपका, या ब्रीफ में मैं बोल सकता हूँ, डिटेल में भी नहीं, ब्रीफ में आपकी एक पर्टिकुलर लेटर आपकी तरफ से इशू होना चाहिए जिसमें ये चीज़ लिखी हुई हो कि आपने इन पर्टिकुलर फील्ड में काम करा हुआ है, और कम से कम जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर एक में आपकी 1 ईयर की रिक्वायरमेंट मांगी है कि कम से कम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, तो वो आपको भेजना है। अब जो लोग पर्टिकुलरली इस टाइम पे वर्किंग है, उनके लिए ये चीज़ है कि उनको अपने जो भी अथॉरिटी है, बात करें चाहे HR की, या अगर मैं बात करूं ब्रांच मैनेजर की, जिनसे वो ये लिखवा सकते हैं कि उन्होंने पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर ईयर में ज्वाइन करी थी ऑर्गेनाइजेशन, और इस ईयर से लेके इस ईयर तक अभी करंटली वो वर्किंग है, और उनके द्वारा ये डिपार्टमेंट हैंडल करे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिट का काम देख रहा है तो उनके द्वारा ये लिखवाया जा सकता है कि वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो क्रेडिट डिपार्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो रिस्क डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं उनके द्वारा ये लिखवाना चाहिए कि उन्होंने पर्टिकुलरली रिस्क डिपार्टमेंट में करा हुआ है। यहाँ पे अभी क्लैरिटी नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में यही कहूँगा कि आप बेटर है कि HR को कॉल करें पंजाब नेशनल बैंक के, ताकि वो आपको ज़्यादा क्लियरिटी दे पाएँ इस चीज़ पे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके लगेंगे अगर आप करंटली वर्किंग है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में। आपकी जो NOC है उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा पब्लिक सेक्टर बैंक के, या आपकी जो सैलरी सर्टिफिकेट्स हैं या सैलरी स्लिप्स हैं उनको वो वैलिड मानेंगे कि नहीं मानेंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन आपको एक बार के लिए ये ट्राई ज़रूर करना है कि अगर आप अपने ब्रांच हेड या फिर अपने HR से अगर आप ये लेटर इशू करवा सकते हैं कि आप किस ईयर में आपने ज्वाइन करी थी ऑर्गेनाइजेशन, और किस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली जो रिलेवेंट आपका डिपार्टमेंट में उसमें आपने काम करा हुआ है, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। इसके अलावा जिन लोगों की कास्ट सर्टिफिकेट है वो उन्होंने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट भी भेजने हैं। डिसेबिलिटी है अगर किसी को, जो दिव्यांग है उनको अपना दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट भेजना है। इसके अलावा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो उनको अपना सर्टिफिकेट भेजना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि भेजने ही भेजने हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इसके अलावा अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब भेज दिए, इंक्लूडिंग माई पैन कार्ड, आधार कार्ड, या बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स थे आपके 10th 12th की मार्कशीट। क्योंकि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स भेजते हो अल्टीमेटली यहाँ पे लिखा हुआ है साफ कि आपको, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो इसके बाद, क्योंकि ये शॉर्टलिस्टिंग फेज है एक तरीके का आफ्टर रिटन, कि वो आपको कॉल करेंगे आपके सर्टिफिकेट्स देख के कि आप एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए या नहीं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उनको भेज दोगे जो आप अपनी तरफ से भेज सकते हो, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। और बाकी आपको जो इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो आपको उस टाइम पे तो लेके जाने ही है ये सारे के सारे सर्टिफिकेट्स। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, नोट दिया हुआ है उसी मेल में, जो है मेल जो आया था कि प्लीज नोट दैट इट इज फाउंड दैट एनी लेटर स्टेज दैट यू डू नॉट कंफर्म टू एलिजिबिलिटी नॉर्म्स योर कैंडिडेचर विल बी समरी रिजेक्टेड। यानी कि कभी भी अगर किसी भी स्टेज पे ये पाया गया कि आपका कैंडिडेचर जो है वो सुटेबल नहीं है, यानी कि आप जो एलिजिबिलिटी है वो मैच नहीं कर रहे हैं, इवन आपकी ज्वाइनिंग से पहले, इंटरव्यू से पहले, या ज्वाइन कर लेते हैं आप बैंक उसके बाद भी, तो आपका कैंडिडेचर उसी टाइम पे रिजेक्ट करा जा सकता है। ठीक है ना। और इसमें इस चीज़ लिखी हुई है कि अगर जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से अगर आपकी रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन नहीं है, यानी कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है इसके बारे में मैं बात करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हुआ हूँ उसके कि क्या क्या रिक्वायर्ड है, जो कि क्वालिफिकेशन मांगी गई थी आपकी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास PNB की नोटिफिकेशन नहीं है, तो मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आप रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन या फिर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो कि बैंक के एडवर्टीजमेंट में आया था, उसको अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे उसे क्रॉस चेक करा जाएगा, और अगर वो फुलफिल नहीं होती है तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और वो किसी भी स्टेज पे करा जा सकता है, इंटरव्यू के पहले भी करा जा सकता है, या सपोज करिए आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, फाइनली आप ज्वाइन भी कर लेते हैं और बाद में ये पता चलता है कि नहीं यहाँ पे ये कोई कमी रही है उस टाइम पे थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन में, तो उस टाइम पे भी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट करा जा सकता है, जो कि जनरली हर किसी भी एडवर्टीजमेंट में होती है ये चीज़। या अगर आपने किसी तरीके की फॉल्स इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके बेसिस पे अभी आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि डेट दी हुई है कि 9/7/2022, यानी 9th ऑफ जुलाई तक आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो
पर्टिकुलरली मेल आईडी पे सेंड कर देने हैं, अदरवाइज आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए सी जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या तो आपको सबके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उनको मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ बनानी है। अदरवाइज अगर आपने इंडिविजुअल पीडीएफ बना रखी है हर एक सर्टिफिकेट्स के लिए, तो आप उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंप्रेस फाइल के अंदर, और तब आपको इस पर्टिकुलर मेल आईडी जो कि दी हुई है आपकी recruitment@pnb.co.in, यहाँ पे 9 जुलाई तक भेज देनी है हर आदमी, क्योंकि अगर तब तक आपकी नहीं पहुंची जो मेल है तो आपका कैंडिडेचर वैसे भी रिजेक्टेड मान लिया जाएगा, आप रिक्रूटमेंट के लिए लायबल नहीं होंगे, या जो आपका कैंडिडेचर होगा वो लायबल नहीं होगा रिक्रूटमेंट के लिए। और देख लीजिए डी पॉइंट भी दिया हुआ है जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू विल बी कंसिडर्ड फॉर इशूइंग कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ योर एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय यू थ्रू ईमेल। ओरिजिनल कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यानी कि यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो कंसिडर करा जाएगी आपकी जो कैंडिडेचर है वो टोटली अब बेस्ड करती है आपका ये जो इंटरव्यू कॉल लेटर इशू करे जाएंगे कि आप एलिजिबल हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसके लिए आपने रिटर्न क्वालिफाई करा है या नहीं। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे ईमेल के थ्रू एचओ यानी कि हेड ऑफिस के पास एचआरएम के पंजाब नेशनल बैंक के, और आपके जो ओरिजिनल कॉपीज हैं वो आपको लेके जानी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि आप अब ये सोचें कि आपने अभी डॉक्यूमेंट्स भेज दिए तो आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके लिए इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आपको उस टाइम पे ओरिजिनल आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने भेजे हैं और जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ था वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपने साथ, और उसके साथ साथ आपको एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज भी लेके जाना है ऑन ए सेफर साइड। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि जो मैनेजर क्रेडिट की पोस्ट थी उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी थी। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, या तो वो चार्टेड अकाउंटेंट हो जिन्होंने ICWA से अपने चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स पूरा कर लिया हो, या फिर अगर वो CFA है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट तो वो एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, या फिर जो उन्होंने लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में जिसमें मिनिमम आपके 60% होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी कि आप किस कैटेगरी से आते हो, लेकिन वो जो डिग्री होनी चाहिए वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, लाइक AICTE UGC इन सारी बॉडीज के थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए वो। और साथ ही साथ इसके जैसा कि मैंने बताया था स्पेशलाइजेशन, तो यहाँ पे आती है वो स्पेशलाइजेशन वाली बात, फुल टाइम MBA इन फाइनेंस और PGDM इन फाइनेंस और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। यानी कि अगर आपने MBA करा है फाइनेंस में तो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, और यही आपको इंस्टीट्यूट से अपना लिखवा कर देना है, सबमिट करना है कि अगर आपकी MBA की डिग्री पे ये चीज़ नहीं लिखी हुई है कि MBA आपने किस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में करा हुआ है, तो ये इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपको लिख के दे कि आपने पर्टिकुलरली फाइनेंस के ट्रेड में ही अपना MBA करा हुआ है। और अगर वो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें फाइनेंस एक जरूर होना चाहिए ट्रेड, और अगर मेजर माइनर का केस है तो मेजर आपका फाइनेंस होना चाहिए ना कि माइनर, क्योंकि अगर माइनर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसके लिए। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो आपका MBA फाइनेंस या जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए फाइनेंस के अंदर वो मिनिमम आपकी 2 साल की होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, और वो आपकी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं AICTE UGC इनके थ्रू अप्रूव्ड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और कोई भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिस्टेंस मोड में करी है या ऑनलाइन लर्निंग मोड में करी है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर लिया हुआ है डिजायरेबल। डिजायरेबल आपका सर्टिफिकेशन मांगा है कि अगर आपके पास कमर्शियल क्रेडिट है, सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो कि मूडी एनालिटिक्स के द्वारा दिया जाता है, तो वो आपका डिजायरेबल माना गया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन नेशनलाइज्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में एज एन ऑफिसर होना चाहिए आपका कम से कम क्रेडिट या फाइनेंस के डोमेन में। और इसी के साथ साथ एक नोट भी दिया हुआ है कि जो भी आपका एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यानी कि जो आपका अगर आपने MBA फाइनेंस करा है तो उसके बाद का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन करी उसके बाद आपने 3 साल ऑफिसर के रूप में काम करा या 1 साल ऑफिसर के रूप में काम करा उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है। यानी कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है जो इसमें दी हुई है CA, CFA, MBA फाइनेंस, उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए, तभी वो माना जाएगा। और कहीं पे भी अगर आपने सपोज करिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है तो मिनिमम आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो 6 महीने का होना चाहिए। अगर 6 महीने से कम का आपका एक्सपीरियंस होता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। 6 महीने से ऊपर ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तभी वो उसे वैलिड मानेंगे। तो ये तो बात हो गई मैनेजर क्रेडिट के लिए। अब बात करते हैं मैनेजर रिस्क के लिए। यहाँ पे भी देखिए आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि क्वालिफाई करती हैं रिस्क मैनेजर के लिए किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को। जैसे कि CA अगर है तो वो वैलिड है,
या क्वालिफाई है इसके लिए। इसके अलावा चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स किसी ने करा हुआ है वो एलिजिबल है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी देखिए ग्रेजुएशन डिग्री 60% मार्क्स के साथ अलॉन्ग विद MBA इन फाइनेंस, यहाँ पे भी वही MBA इन फाइनेंस की बात आ जाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि NIBM के द्वारा दिया जाता है वो भी आपका वैलिड है। मास्टर इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर इन फाइनेंस एंड कंट्रोल, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री है मास्टर्स की जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, आप पॉज करके भी देख सकते हैं इसे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप वैलिड हैं उसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे भी देखिए साफ लिखा हुआ है कि वो मिनिमम 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, AICTE और UGC के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए वो आपका, और करस्पॉन्डेंस पार्ट टाइम में डिस्टेंस मोड में नहीं होना चाहिए, उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स करा हुआ है विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, तब भी आप उसके लिए एलिजिबल है। सर्टिफिकेशन है अगर आपके पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का फ्रॉम गार्प USA, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन करा हुआ है प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा जो डिजायरेबल है, डिजायरेबल में आप देख लीजिए, डिजायरेबल में दिया हुआ है यहाँ पे कि सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि IIBF के द्वारा इशू करा जाता है, अगर वो आपके पास है वो डिजायरेबल है। सर्टिफिकेशन कोर्स इन रिस्क मैनेजमेंट जो कि NIBM के द्वारा दिया जाता है वो आपका डिजायरेबल है। डिप्लोमा इन ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट वो जो कि आपका IBF के द्वारा दिया जाता है वो भी आपका एलिजिबल है, आप उसके बेसिस पे ये डिजायरेबल है, नॉट एलिजिबल, डिजायरेबल है। और अगर आपने CAI भी करा हुआ है स्पेशलाइजेशन जिसमें कि रिस्क मैनेजमेंट आपका था, तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छी बात होगी, आपको उसके मैक्सिमम जो आपके अलग से पॉइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं इंटरव्यू में वो मिल सकते हैं बेस्ड अपॉन आपके स्पेशलाइजेशन, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। इसमें भी देख लीजिए साफ लिखा हुआ है कि मिनिमम आपका 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए नेशनलाइज प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर यूनिट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज एन ऑफिसर इन द एरिया ऑफ रिस्क, क्रेडिट, फॉरेक्स, ट्रेजरी और फाइनेंस, यानी इन पर्टिकुलर फील्ड्स में से किसी में भी अगर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है एज एन ऑफिसर तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे भी देखिए नोट दिया हुआ है वही कि एक्सपीरियंस जो कि रिक्वायर्ड है पोस्ट क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपका जो मैंने आपको ये सारी डिग्रीज बताई हैं इसके बाद आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद का नहीं, इनके बाद का वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट है या MBA फाइनेंस वगैरह करा हुआ है, आपने CA करा हुआ है, CFA करा हुआ है, उसके बाद का आपका ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। उससे पहले का अगर होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और कम से कम 6 महीने से ऊपर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है तो तभी उसे माना जाएगा, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था आज के इस सेशन में। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है या कोई भी आपको क्वेरी है, आप अपना कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को डाल सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक क्वेरी का आंसर करूं, और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।